So let's start the session. Membership of a company. Membership of a company. इंटरेस्टिंग है सेशन क्योंकि याद रखिएगा एग्जाम की पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आगे आप लोग जब आगे प्रोफेशनल जाएंगे तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फील्ड में जाओगे ना तब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंबर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो किसका, कौन सा मेंबर, कंपनी का मेंबर। और कंपनी के मेंबर के बारे में जब हमें पढ़ना है तो पहले हमें ये सीखना है कि मेंबर बनना कैसे है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। अलग अलग तरीके हैं जिससे आप मेंबर बन सकते हैं। सो पहले मैं आपको सिर्फ जनरल एस्पेक्ट्स बता रहा हूँ मेंबर बनने के तरीके। ऑलराइट, यहाँ ना मेंबर जब हम बनने की बात करेंगे हमें ध्यान से ये बात याद रखनी है माइंड में हमारे कि मेंबर बनने के लिए कंपनीज एक्ट को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप मेंबर किसका बनना चाहते हैं? ऑफ कोर्स कंपनी का, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर पब्लिक कंपनी हो। क्लियर? सो कंपनीज एक्ट पढ़ना पड़ेगा, प्लस कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 पढ़ना पड़ेगा, जो रूल्स बताए गए हैं। प्लस कंपनीज के साथ साथ हमको पढ़ना पड़ेगा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर रूल्स 2018। ये अगर आपने पढ़ लिया तो बस मेंबरशिप आ गई। अब एक बात समझते हैं, क्या सर ये पूरा कंपनी से पढ़ना पड़ेगा? नहीं नहीं, स्पेसिफिक सेक्शंस हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो निकल के आती है वो कहता है कि सेक्शन 2 क्लॉज 55 जो कि डेफिनेशन प्रोवाइड करता है मेंबर की, क्या देगा? डेफिनेशन। एंड याद रखिएगा जब हम बोलेंगे डेफिनेशन जो मेंबर की प्रोवाइड करेगा, इट मींस उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही वो पर्सन मेंबर ट्रीट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये कहता है सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये लोग क्या हो जाएंगे? मेंबर बन जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात समझना ध्यान से, सब्सक्राइबर लोग कौन होता है? जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर कंपनी का शेयर कैपिटल सब्सक्राइब कर रहा है। ठीक है, या फिर इन राइटिंग आप कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इन राइटिंग का मतलब कंपनी को बोलेंगे सर मेरे को एप्लीकेशन दे रहा हूं। एप्लीकेशन किस लिए? अलॉटमेंट के लिए। कंपनी शेयर्स अलॉट कीजिएगा तो आपने इन राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट किया कंपनी साथ में। या हो सकता है आप ना, आपका जो नेम है, आपका नेम जो है एज ए बेनिफिशियल ऑनर डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में है। क्यों? क्योंकि आपके शेयर्स जो है ना वो क्या है, समझने वाला बात है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, डिमैट फॉर्म में है। तो डिमैट का रिकॉर्ड कौन मेंटेन करती है? डिपॉजिटरी। ठीक है, तो अभी तो बहुत सारे तरीके हैं। अभी तो हम सिर्फ एक बात समझ रहे हैं कि या तो हम सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है तो मेंबर ट्रीट हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम राइटिंग में भी कर सकते हैं, या एक पर्सन जैसे यहाँ पर हम बात करें किसी के पास डिपॉजिटरी में शेयर्स हैं और उसने अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, तो ट्रांसफर के थ्रू भी क्या हो रहा है? मेंबरशिप एक्वायर की जा रही है। बट वो मोड ऑफ एक्वायरिंग है। इन सब केसेस में अगर ध्यान से देखें तो हमें एक ध्यान से देखने को मिलता है कि एक्चुअली ना जिस पर्सन का नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेंटेन है, किसमें? रजिस्टर ऑफ मेंबर में, उस पर्सन को हम बोल रहे हैं मेंबर ऑफ द कंपनी। अच्छा, कुछ छोटा छोटा इंपॉर्टेंट बात है। एक बात याद रखना, कभी भी घबराना मत कि अरे कंपनी से के साथ क्या पढ़ना पड़ेगा, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल पढ़ने पड़ेंगे, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ऐसा है जी, सीएस प्रोफेशन है ना, प्रोफेशन वाला लैंग्वेज होना चाहिए। हम एक प्रोफेशन कोर्स कर रहे हैं तो ये तो आपको आना ही चाहिए। हाँ, आ जाएगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ, है ना। सो अब ये देखते हैं कि हम एक और बात कर रहे हैं कि एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर एस्पेक्ट्स हमें कवर करनी है कि द पर्सन हुज नेम एंटर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। जिस पर्सन का नेम कहाँ है? ऑफ कोर्स रजिस्टर ऑफ मेंबर में है, उस हम क्या बोलेंगे? मेंबर। अब यहाँ इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम में भी क्वेश्चन पुट अप है, बताऊंगा कैसा क्वेश्चन आया था। कहता है क्या शेयर होल्डर एंड मेंबर दोनों एब्सोल्युटली एक ही टर्म है? ध्यान सुनना, यूजुअली यही होता है कि दोनों सिनोनिम्स हैं, ठीक है। बट अगर इसकी आप फंक्शनिंग देखोगे ना तो कहीं कहीं जगह पर ये थोड़ा आपको डिफरेंट साउंड करता दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा हम जब मेंबर बोल रहे हैं किसी को ना, तो हम बोल रहे हैं मेंबर है जब उसका नेम कहाँ है? रजिस्टर ऑफ मेंबर में। और शेयर होल्डर कब बोल रहे हैं? जब उसके पास शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, जब शेयर्स को क्या किया हुआ है?
होल्ड किया है। अब सपोज ऐसा हो सकता है ए ने बी को अपने शेयर्स क्या किए, ट्रांसफर। अभी भी इसका नेम ROM में लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको ट्रांसफर होते इसके पास क्या गए, शेयर, जिसने शेयर होल्ड कर लिए ना। तो ये भाई साहब ए तो क्या कहलाएंगे, मेंबर, और ये भाई साहब क्या कहलाएंगे, बी, शेयर होल्डर। क्यों, जब तक इसका नेम बी का किस में एंटर नहीं हो जाता तब तक वो क्या नहीं कहलाएगा। एग्जैक्टली, क्लियर एकदम। अच्छा, और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है एक और, सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग नो शेयर कैपिटल। जिस कंपनी में शेयर कैपिटल होगा ही नहीं, वहां मेंबर तो बंदा कंफर्म्ड होगा। अगर इन शॉर्ट अगर बात करना चाहूँ ना, मेंबरशिप तो होगी ही होगी। ऐसा हो सकता है कंपनी ऐसा भी हो जिसमें सिर्फ गारंटी का कॉन्सेप्ट है, मेंबरशिप का कोई शेयर होल्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मेंबरशिप तो होगा। बट यूजुअली देखा जाता है कि दोनों को एज सिनोनिम यूज किया जाता है। बात क्लियर हो रहा है। अच्छा, तो हमने देखा कि अगर आपको मेंबर का तरीका देखा जाए तो सेक्शन 2 क्लॉज 35 कहता है सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, ये लोग मेंबर हो गया। या इन राइटिंग अगर बात करेंगे तो ये लोग मेंबर बन जाएगा। या किसी का शेयर्स डिपॉजिटरी के पास में है तो वो बेनिफिशियल ऑनर की तरह ट्रीट हो रहा है मेंबर। क्लियर हो रहा है। देखो मॉड्यूल में आते हैं एक बार, हमको क्या क्या पढ़ना है, कंपनी से देखना है, प्लस कंपनीज मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 प्लस कंपनी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर रूल्स 2018। अब क्या था, देखो यहां से ही फटाक से, Who are members? A company is composed of members, हम लोग जानते हैं। अच्छा, मेंबर दोनों तरह का हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, ये हम बहुत डिस्कस किए हुए हैं। So it's an own separate legal entity. Member of a company are the persons who, for the time being, consider the company as a corporate entity. अब उन्हीं सबको क्या बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को मिला के कॉर्पोरेट एंटिटी। तो यही लोग आपस में मिलके क्या बनाता है, क्रिएशन करता है। क्रिएशन किससे करता है, कॉर्पोरेट का, ठीक है। And in case of a company limited by shares, the shareholders are members. The term member and the shareholder are used interchangeably, being synonyms, as there can be no membership except through the medium of shareholding. Membership चाहिए तो shareholding होना। आगे भी होता है, thus generally speaking, every shareholder is a member and every member is a shareholder. Alright? अब एग्जाम में ना बेटे क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, यहाँ से हाईलाइट करके और यहाँ कॉमा लगा दो, अपर कॉमास, और यहाँ पे हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन बन के आ जाए कमेंट। तो यहाँ याद देखिएगा, अब जो इसका आंसर जब डिफाइन करेंगे ना, दोनों एस्पेक्ट्स को कंसीडर करके बोलना है। कैसे, ऑफ कोर्स दोनों ही वर्ड्स एक्चुअली देखा जाए तो क्या है, सिनोनिम्स हैं, ठीक है। बट ये भी सच्चा है कि विदाउट यू नो व्हाट मेंबरशिप, क्लियर है एकदम। तो कह रहा है देखो, हाउएवर देयर मे बी एक्सेप्शंस टू दिस स्टेटमेंट, बट बोला कि एक्सेप्शन भी है। कैसे, अ पर्सन मे बी अ होल्डर ऑफ शेयर्स बाय ट्रांसफर बट विल नॉट बी बिकम अ मेंबर until the transfer is registered in the books of the company in his favor and his name is entered in the register of members. Such person is still treated as what, shareholder, but unless until his name is entered in the register of member, he cannot be treated as member of the company. So such person name must be entered in the register of member, तभी सो क्या बोलोगे, member of the company। क्लियर एकदम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताए क्यों इंपॉर्टेंट है, समझो। क्योंकि जब कंपनी डिविडेंड देगा, डिक्लेरेशन करेगा, कोई कॉर्पोरेट बेनिफिट्स देगा, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, उसके लिए अपना बुक ओपन करेगा मेंबर, कौन सा, रजिस्टर ऑफ मेंबर का, और बोलेगा जिसका नेम मेंशन है ना उसको राइट मिलेगा। अब सोच लो, आप बोलोगे कि नहीं शेयर होल्डर है तो क्या हो गया, शेयर होल्डर तो है ना हम, बोला नहीं, मेंबर होने का बेनिफिट समझ रहे हो। जब भी जो भी बेनिफिट्स कंपनी अनाउंस करेगी, बोनस, डिविडेंड, राइट शेयर, ये सारा का सारा उन लोगों को मिलेगा जिसका नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर में होगा। क्लियर एकदम। हो सकता है ना किसी के माइंड में रहो की फर्क पड़ता है, बोला है तो हमारे पास शेयर तो है ना, वरना नहीं रजिस्टर कराना जरूरी है। क्लियर। सिमिलरली a member who has transferred shares though he does not hold any shares yet, he continues to be a member of the company until the transfer is registered in his name, removed from the register of members maintained by the company, section 88। तो जो आरओ है बेटा, आरओ का मतलब रजिस्टर ऑफ मेंबर, वो मेंटेन होता है सेक्शन 88 ऑफ कंपनीज एक्ट। आगे डिटेल में बताऊंगा वैसे, बट यहाँ पर सेक्शन 88 किसके लिए रेफर किया गया है, रजिस्टर ऑफ मेंबर, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। यहाँ तक कोई डाउट, तो ये भी मुझे समझ में आएगा कि एक पर्सन जिसे ट्रांसफर कर दिया है,
लेकिन अभी भी नेम कहाँ है उसका, आरओएम में, स्टिल स्टेटेड एज मेंबर ऑफ द कंपनी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? फिर आगे बोलता है in a company limited by guarantee, a person who was liable under the guarantee clause in its memorandum of association are of the company, of course जिसने गारंटी। अब समझो ऐसा हो सकता है कंपनी में लिमिटेड बाय गारंटी है बट नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ऐसा केस में शेयर कैपिटल नहीं है तो ऑफकोर्स शेयर होल्डर तो नहीं है वो, बट गारंटी लेके बैठा हुआ है, स्टिल ट्रीटेड एज द मेंबर ऑफ द कंपनी। Unlimited company, the member of are the person who are liable to the company in each in the proportion to the extent of their interest of in the company to contribute the sum necessary to discharge in full and the debts and liabilities of the company in the event of its being wound up। तो बोला अनलिमिटेड लायबिलिटी केस में भी क्या होगा, मेंबर ट्रीट होगा। और अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है ना हैविंग शेयर कैपिटल, देन सच पर्सन आल्सो ट्रीटेड एज शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अगर शेयर कैपिटल है लॉजिकल बात है, यस सर, शेयर होल्डर एकदम। चलिए अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यार, ये इंपॉर्टेंट है, जजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। कहता है इट वाज हेल्ड दैट द मोमेंट द शेयर्स वर अलॉटेड एंड शेयर सर्टिफिकेट साइंड एंड नेम एंटर्ड द रजिस्टर ऑफ मेंबर, अलॉटी बिकम्स द शेयर होल्डर, अलॉटी बिकम्स द शेयर होल्डर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द अलॉटी रिसीव द शेयर्स और नॉट। हाँ, आपको शेयर मिले या नहीं मिले, लेकिन आपके नाम से एक बार क्या हो गया, एप्लीकेशन कंपनी ने रिसीव कर लिया, अलॉटमेंट हो गई है, शेयर सर्टिफिकेट साइन कर दिए गए हैं, अब आपको क्या मान लिया जाएगा, मेंबर। देखो अब इसको इंटरप्रेट करता हूं, पहले समझ लेते हैं। कहता था मोमेंट शेयर्स वर अलॉटेड, शेयर सर्टिफिकेट साइंस एंड नेम एंटर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। ध्यान से एक बात को बहुत कान खोल के सुनना, एंड यूज हो रहा है, सारी एस्पेक्ट साथ लेके चलनी है। कहने का मतलब मेरा है कि अलॉटेड है, शेयर सर्टिफिकेट साइन नहीं हुआ है, अभी नहीं, चिंता मत करो, अभी तुम पे कोई खतरा नहीं है। अलॉटेड है, शेयर सर्टिफिकेट साइन हो गया है, खतरा बढ़ गया है। अलॉटेड है, शेयर सर्टिफिकेट साइन हो गया एंड नेम एंटर हो गया इसमें आरओएम में। अब तुम्हें शेयर अभी तक तुम्हारे हाथ में आया नहीं आया, बट अब तुम क्या कहलाओगे, कंपनी का मेंबर, और तुम अपनी लायबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकते। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, अगर आपने 10 रुपीज का शेयर लिया, कंपनी ने आपको याद रखेगा उसमें से कॉल किया 5 रुपीज, कंपनी ने उसके लिए अलॉटमेंट कर दिया, शेयर सर्टिफिकेट साइन कर दिया एंड आपका नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर कर दिया, और आपको वो शेयर मिला नहीं है, आपने रिसीव भी नहीं किया है, तो याद रखिएगा एज पर द कंपनी रिकॉर्ड आपको मेंबर ही ट्रीट किया जाएगा। और पकड़ में आ रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि एक्सक्यूज मी मेरे पास शेयर आया ही नहीं है तो मेरी लायबिलिटी काहे की बनेगी, बनेगी क्योंकि आपका नेम कहाँ है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में। क्लियर एकदम। चलिए ऐसा केस आता है तो ध्यान से बुद्धि में रखना है, तो क्या ध्यान रखना है, अलॉटमेंट चेक करना, अलॉटेड हुआ है, साइन हुआ है एंड नेम एंटर्ड हो गया। अगर ये एस्पेक्ट्स नहीं है तो चिंता मत कीजिएगा, खतरा नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट यहाँ पे पूरा प्रोसेस करने के लिए तीनों एस्पेक्ट्स का पूरा होना भी जरूरी है। क्लियर एकदम। Allotee became the member shareholder irrespective of whether the allotee received the shares or not। बोला जी हमको शेयर मिला नहीं मिला, हम तो भी सही बन गए shareholder। Alright, now definition of member section 2 clause 55, एक बार वापस बोलेंगे, section 2 clause 55 वापस, section 2 clause 55 of company से बोलता है in relation to a company। बोला member हम कहाँ देख रहे हैं, कंपनी के लिए, ठीक है, means subscriber to the memorandum of company, हाईलाइट करके छोड़ दीजिएगा इसको, subscriber to the memorandum of the company who shall be deemed to have agreed to become member of the company on its registration। on its registration का मतलब कंपनी का incorporation, कंपनी का incorporation पे shall be entered as a member in its register of member। अब इंटरेस्टिंग बात देखना, इंटरेस्टिंग बात देखना, वही हाँ इंटरेस्टिंग बात देखना, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है ना, अब हम ध्यान से देखो, कोई एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे उससे सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कैसे करता है, बाय साइनिंग, जैसे ही वो सब्सक्राइब करेगा यहाँ पे साइन करके क्या बन गया वो उसी डेट पर, इससे सेपरेट को एप्लीकेशन देने का जरूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात रखना, सब्सक्राइबर हम उसी को बोलेंगे जो डायरेक्टली क्या कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है मेमोरेंडम, मतलब साइन कर रहा है मेमोरेंडम को। अगर किसी ने ए ने बी को शेयर ट्रांसफर किए हैं तो वो सब्सक्राइबर नहीं कहलाएगा, सब्सक्राइबर तो वही होना है जिसने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया है।
क्लियर हो रहा है? फिर समझ लीजिएगा, अगर ए अपने शेयर्स बी को ट्रांसफर करता है और ए ने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया था और आज सब्सक्राइब किया है, ठीक है, कंपनी आज के डेट में मान लीजिए इनकॉर्पोरेट हुआ, आज मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया है और सेम डे पर ही इसने उठा के अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, बी को आ गया, शेयर मिल गया, तो बी को हम लोग क्या बोलेंगे? सब्सक्राइबर नहीं, क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर। क्लियर एकदम? डाउट? नाउ फिर कहता है एवरी अदर पर्सन हु एग्रीज इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर शैल बी मेंबर ऑफ द कंपनी। बोला क्या? बोला जिसका नेम इन राइटिंग, इन राइटिंग का मतलब ये क्या है? एप्लीकेशन लगाए होंगे, एप्लीकेशन किसके लिए? अलॉट शेयर्स ऑफ द कंपनी। थर्ड कहता है एवरी पर्सन होल्डिंग शेयर्स ऑफ कंपनी हुज नेम इज एंटर्ड द बेनिफिशियल ओनर द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिट शैल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। तीन कैटेगरी यार, बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। सेक्शन 2 क्लॉज 55, सेक्शन 2 क्लॉज 55 कह रहा है तीन तरीके से, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, या फिर इन राइटिंग, या थर्ड क्या होगा? द पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिटरी एज अ बेनिफिशियल ओनर, तो उसको भी हम क्या बोल रहे हैं? मेमोरेंडम मेंबर ऑफ द कंपनी। क्लियर एकदम? तो डाउट एकदम क्लियर है? कौन सबको पकड़ चलेंगे, याद रखना। अगर एक एक बात समझ में आएगा तो जब आगे हम लोग ऐसी चीजें, ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ना, तो वहां क्लैरिटी अच्छे से आएगी। आगे देखते हैं, बोलते मेंबर रिलेशन टू अ कंपनी मींस, अच्छा यहाँ सेटिस्फाइड नहीं हुए थे बताने में बात को, तुमने बोला ऐसे भी बताएंगे हम, ठीक है, वही बात रिपीट हो रहा है। अब देखिएगा, कहता है अकॉर्डिंगली देयर आर टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स व्हिच मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर अ पर्सन एक्वायर अ मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी। बोला क्या? एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट टू बिकम अ मेंबर एंड एंट्री ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन सो एग्रीइंग इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी। क्या कह रहा है? दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या आ गए यहाँ पे? अब देखो यहीं पर एक चीज है, पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, सिचुएशन समझा रहे हैं, बहुत ध्यान सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कह रहा है एग्रीमेंट टू बिकम अ मेंबर, मेंबर बनना है, बोला यस आई वांट टू बिकम अ मेंबर। बोला फिर, बोला क्या करना पड़ेगा? और सर एक बात के साथ में दूसरा बात बोल रहा हूँ, एंड एंट्री ऑफ द नेम ऑफ पर्सन सो एग्रीइंग इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। एग्रीमेंट हो जाना ही सफिशिएंट नहीं है, उसका नेम भी कहना चाहिए, तब उसको हम बोल रहे हैं क्या? मेंबर। क्या हो रहा है? अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। मान लीजिएगा मिस्टर ए मिस्टेकनली मिस्टर ए का नेम ROM में एंटर हो गया। भाई साहब ने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाया है, वो कंपनी के रिकॉर्ड से ही कुछ गड़बड़ हो गया और बाय मिस्टेकनली इनका नेम कहाँ चला गया, और मिस्टर ए को ये बात पता लग गया। बोला मेरा नेम कहाँ है? बोला चलने दो ना, क्या दिक्कत है, नाम ने कोई पैसा दिया है, हमें चिंता किस बात की है ना। और जब कंपनी लायबिलिटी वाली बात करेगी कि अरे कॉल का पैसा दे, तो हम बोल देंगे अरे पागल हो, मैंने तो कोई अप्लाई नहीं किया था। बात पकड़ में आ रहा है? लॉ कहता है देख भाई मिस्टर है, तेरा नेम कहाँ पर है? RM में, और तुझे फैक्ट पता था, और तुझे अगर फैक्ट पता था तो तेरी लायबिलिटी भी बन गई। या तो तू इमीडिएट एक्शन लेता और अपना नेम रिमूव करवाता, अगर तूने अगर नेम रिमूव नहीं कराया, स्टिल आफ्टर नोइंग द फैक्ट the name has been entered in the register of member and you feel that अरे मजा आ गया, डिविडेंड आएगा तब तो अपन ही है, लायबिलिटी आएगी तो अपन नहीं है, इन दैट केस मिस्टर ये लायबल होंगे। अब सर ये तो जाती हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, आपको पता है फैक्ट, तो आपको या तो इमीडिएट कंपनी को इंटीमेट करना है। हाँ, अगर ये फैक्ट आपकी नॉलेज में ही नहीं है, और ऐसा हो सकता है आप घर बैठे आपका नेम किसी ने कंपनी में डाल दिया और आपकी आईडी लगा दी है ना, और आपको नॉलेज में ये फैक्ट है ही नहीं, तो आपकी लायबिलिटी नहीं बनती है। बात को समझना, क्यों इंपॉर्टेंट है समझना। अगर हम कंपनी से के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फर्स्ट इंस्टेंस यहाँ पर सेक्शन 2 क्लॉज 55 के अंदर ही हमने बात बहुत से बता के समझ लिया, जिस पर्सन का नेम कहाँ होगा? RM में। तो प्राइमा फेसी क्या कह रही है? प्राइमा फेसी मतलब एट द फर्स्ट इंस्टेंस अगर आप केस को देखेंगे तो ये मेंबर है। अब वो बंदा डिनाई कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है लायबिलिटी के टाइम में डिनाई कर रहा है,
तो ये फैक्ट क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना है। ये फैक्ट मेरे नॉलेज में नहीं था। ऐसा होता है, एक पर्सन का, और बहुत सारे केसेस हुए हैं। अब तो डिपॉजिटरी आ गया, ठीक है, डिमैटलाइज्ड फॉर्म में वर्क कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से हो रहा है ना, इस तरह का फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस नहीं हो रहा है। बट ना बिफोर इट क्या होता था, फिक्स फीचर्स एप्लीकेशन आती थी। अब कई बार किसी का आईडी से लग गया, अब वो क्योंकि इतना प्रॉपर है ना वेरिफिकेशन नहीं होती थी, तो एप्लीकेशन जाके किसी ने लगाया, फिजिकल एप्लीकेशन जा रही है प्रॉपर। अब अच्छा, पुराने टाइम में कंपनी को फंड चाहिए होता था, तो कंपनी ना इतना प्रोसेस नहीं जाता था, डिटेल में जाएगा, उसके लिए बेस्ट क्या था, फंड आना चाहिए। और लोग भी एप्लीकेशन लगा रहे हैं उटपटांग नाम से। अब क्या होता था, इधर तो रिकॉर्ड में नेम एंटर हो गया और उसको पता भी नहीं है जिस बंदे का नाम से रिकॉर्ड आरओएम में मेंटेन हो रहा है। तो ऐसे केसेस में लॉ कहता है कि पहले अगर इस केस को देखा जाए तो तुम मेंबर हो, क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज 55 की डेफिनेशन पूरी हो रही है। बट अगर हम फैक्ट्स को कंसीडर करें और ये फैक्ट मिस्टर ए की नॉलेज में ही नहीं है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस केस, तो याद देखेगा मिस्टर ए हैज टू प्रूव इट, अदरवाइज, क्योंकि यहाँ वो ट्रीट हो रहे हैं क्या, मेंबर। अभी हमने एक बात डिस्कस किया था, जजमेंट भी हमने ऊपर देखी थी कि 3 अगर एलिमेंट्स पूरे हो गए हैं तो क्या अलॉटमेंट हुआ, हाँ जी हुआ, शेयर सर्टिफिकेट साइन हुआ, बोला हाँ जी हुआ था, क्या उसका नेम रेंटर हो गया रजिस्टर्ड मेंबर, बोले हाँ जी, क्या उसको मिला ही नहीं, और क्या कहलाएगा वो, मेंबर। बात पकड़ में आ गया। चलिए, बट आगे देखते हैं, बोथ दीज कंडीशंस आर क्यूमुलेटिव। बोला एक नहीं, बोला दोनों बात होना पूरी जरूरी है। क्या, एग्रीमेंट होना प्लस उसका नेम आरएम में एंटर होना। एग्रीमेंट का यहाँ पे ऐसा नहीं है, सुनो, ऑरल एग्रीमेंट कर लिया, इन राइटिंग होना ही चाहिए। सेक्शन 2 क्लॉज 55 में चीख के किसने कहा है, मैंने ही कहा है अभी तो, मैंने तो कहा है अभी हाल फिलहाल। ऑलराइट, क्या कह रहा है वो, इन राइटिंग ही चलेगा। आगे देखते हैं, द पर्सन डिजायरस ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ अ कंपनी मस्ट हैव लीगल कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो भी एग्रीमेंट किया जाएगा इन अकॉर्डेंस द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1972, कब से हो गया 1872, मॉड्यूल में लिखा हुआ है क्या, कोई नहीं, एरर है, वो गलती से लिख दिए होंगे। अब इसी पे ना कुछ मैंने देखा, महान टीचर्स है ऑनलाइन, अब ऐसे के पीछे पड़ जाएंगे कि देखिए बच्चों को कैसा मॉड्यूल दिया जा रहा है, ऐसे रद्दड़ है, ये है, वो है, टाइपिकल एरर है यार। और ये तो ना CSEDM बता देते हैं। हाँ, एनीवेज, तो अब यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनना, सेक्शन 11 जो है वो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताता है। किसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 11 जब हम रीड करते हैं तो वहां पर क्या बोलता है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बोला ये सारी बातें होनी चाहिए जब क्या कर रहे हैं आप, ट्रांसफर कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसके लिए, शेयर्स के लिए। लैंग्वेज देखिए, पर्सन डिजायरस ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ अ कंपनी मस्ट हैव लीगल कैपेसिटी, मस्ट हैव लीगल कैपेसिटी ऑफ एंट्री इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो मेरे की बात ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन भी आगे बताऊंगा कि कई सारे ऐसे केसेस पढ़ने को मिलेंगे जहां पर उन पर्सन्स को हम लोग मेंबर ट्रीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि लीगल कैपेसिटी नहीं है। क्लियर है। अब लीगल कैपेसिटी के अंदर क्या क्या एस्पेक्ट्स आएंगी कि भैया बंदा कैसा होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब वो समझता हो सब चीजों को कि वो किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में डील कर रहा है। एंड प्रोहिबिट नहीं होना चाहिए टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, जिस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है उसके लिए वो प्रोहिबिट नहीं होना चाहिए। अब इस पर भी क्लैरिटी देता हूं। तो यूजुअली देखा गया 3 एस्पेक्ट्स पूरी होनी चाहिए, जैसे मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट प्रोहिबिट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। 3 बातें होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए हमने क्या देखेंगे यहां पर, कहता है क्योंकि कंपनीज एक्ट, जब देखो समझो एक बात को, कंपनीज एक्ट ने ना कॉन्ट्रैक्ट कैसे करें वो नहीं बताया है, ठीक है। हाँ, कंपनीज एक्ट जहां कह रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट की जो एसेंशियल्स हैं वो आप पूरी करें, जैसे यहाँ कह रहा है सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेज डाउन दैट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु मेजर है, साउंड माइंड है और प्रोहिबिट नहीं है, ठीक है। इज ऑफ इज मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच इज सब्जेक्ट। अब यहां पे कह रहा है टू लॉ अकॉर्डिंग टू विच ही इज सब्जेक्ट। सेम कहता है साउंड माइंड and not disqualified from contracting by any law to which he is subject। एक इंपॉर्टेंट बात समझना,
कई बार क्या होता है, जैसे ध्यान से समझना, अगर सेबी जो है सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटर है, सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटर है, ठीक है। एक कंपनी ना जो लिस्टेड है, याद रखें ना, लिस्टेड कंपनी के ऊपर सेबी पीछे पड़ता है, अनलिस्टेड कंपनी के पीछे सेबी नहीं पड़ेगा। तो लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। अब ये लिस्टेड कंपनी अपना एक इशू लेकर आया, इशू का मतलब पब्लिक इशू, ठीक है, पब्लिक से फंड रेज करने के लिए। लेकिन क्या हुआ ना, मिस्टर ए जिन्होंने सिक्योरिटी लॉस के वायलेशंस किए होते, सिक्योरिटी लॉ के वायलेशंस किए होते, सेबी को आया गुस्सा, सेबी ने कहा ऐसा है बदतमीज, 5 साल के देखो डिबार्ड कर रहे हैं, डिबार्ड टू असेस द सिक्योरिटीज मार्केट, तो 5 साल तक क्या नहीं कर सकता, सिक्योरिटी मार्केट नहीं कर सकता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मिस्टर ए प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, मिस्टर ए कोई गुड्स परचेज नहीं कर सकते हैं, बट सेबी ने स्पेसिफिकली क्या मना किया उनको, यू आर डिबार्ड टू असेस द सिक्योरिटीज मार्केट 5 साल के लिए। अब यहां क्या कह रहे हैं, इस लैंग्वेज समझना, इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट। हो सकता है यहां सिक्योरिटीज में नहीं कर सकता, बाकी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो, तो हमको ये चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? इसका मतलब ये नहीं कि यहां मना कर दिया है तो सब जगह से मना हो गया है। क्लियर? क्लियर हुआ एकदम कॉन्सेप्ट? अब आगे देखते हैं फटाफट से। कहते हैं मोड ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप, कैसे आपको मेंबरशिप मिले। तो पहला जो तरीका सबसे अच्छा कौन सा था, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, या एप्लीकेशन लगाइएगा इन राइटिंग, या आपको कोई ट्रांसफर कर दे, कर देगा मतलब जरूरत ही नहीं, आपको ट्रांसफर ऑफ कोर्स वैलिडली ट्रांसफर हो, या ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, जिसे बोलते हैं ऑपरेशन ऑफ लॉ। वापस सुनिएगा, ट्रांसमिशन मतलब क्या है, ऑपरेशन ऑफ लॉ। ट्रांसमिशन, एक एग्जांपल समझा रहा हूं, मिस्टर ए एंड बी, सो ए जो है इज द फादर ऑफ बी, ठीक है, ये बी के पिताजी हैं, और ए जो हैं इनके पास में कंपनी ए बी सी लिमिटेड के, या प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। मैं कई बार लिमिटेड लिखा हूं, कई लोग बोलते हैं अच्छा सर ये सिर्फ लिमिटेड मतलब पब्लिक पे अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, कंपनी है यहां पर। अब समझो इनके पास में इसके 10,000 शेयर्स है, कितना, 10,000 शेयर्स है। अच्छा, अभी क्या हुआ, ए खरीदार को चले गए, मतलब डेथ हो गया इनका, ठीक है। इनका लीगल हेड्स कौन है, ये बी है, हो गया, ठीक है, लीगल हेड्स। अब ये कंपनी को बोलेगा कि सुनिएगा उनका जगह पे, क्योंकि हम लिख रहे थे तो हमारे को ट्रांसफर करो। अब वो ट्रांसफर नहीं कहलाता है, बिकॉज ऑफ वो ट्रांसमिशन हुआ है। क्योंकि आप ध्यान से देखें, यहां कोई डीड एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। ट्रांसफर में एग्जीक्यूशन होता है बिटवीन 2 पार्टीज होता है। यहां तुम ध्यान से अगर देखोगे एक पार्टी तो है ही कहां, तो यहां तो कौन है, बी, तो उसे बोल रहा हूं ट्रांसमिशन। क्लियर एकदम? तो ट्रांसमिशन के भी थ्रू एक्विजिशन हो सकती है, मतलब मोड ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप हो सकती है। और एक और इंटरेस्टिंग है, एस्टॉपल। एस्टॉपल सर क्या, जैसे मान लीजिएगा, अभी हमने बताया मिस्टर ए है ना, इनका नेम कहां चला गया, रजिस्टर ऑफ मेंबर में, एंड इन्होंने ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं लगाया था, कुछ नहीं किए थे, बट इनका नेम कहां मेंटेन है अभी भी, एंड स्टिल ही नोज अबाउट द फैक्ट, स्टिल ही नोज अबाउट द फैक्ट, जानते अच्छे से कि मेरा नेम कहां है, आरएम में। अब ये ना ऐसा है, जब कंपनी कॉल करेगा ना कि हमारा पैसा दो, तभी लायबिलिटी क्या नहीं कर सकते, अपने डिनाई नहीं कर सकते कि मैं पैसा कहां से दूंगा, नहीं, लायबिलिटी तुम्हारा बनेगा ही बनेगा। क्लियर हो रहा है एकदम? तो यहां हम कुछ मेथड देख रहे हैं मोड ऑफ एक्वायरिंग के अंदर। कहते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 55 और कंपनी सेक्शन 13, अ पर्सन मे एक्वायर मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बस बोलते हैं डीम्ड एग्रीमेंट। डीम्ड एग्रीमेंट, डीम्ड एग्रीमेंट का मतलब जो सब्सक्राइबर क्या कर रहा है, मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे, एग्रीइंग इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर। अब कैसे कैसे 4 मेथड्स हैं, या तो एप्लीकेशन दीजिएगा, इसके लिए अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, एप्लीकेशन फाइल करना है फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स,
एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, क्या दूसरा कैसा होगा, ट्रांसफर थ्रू, सो एग्जीक्यूट करना होगा क्या, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। पहला तरीका क्या है, एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट, सेकेंड एग्जीक्यूट ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, थर्ड कंसेंटिंग ऑफ ट्रांसफर शेयर्स ऑफ डिजीज मेंबर, डिजीज का मतलब जो नहीं रहे, जिसे बोल रहे हैं ट्रांसमिशन, क्या बोल रहे हैं, ट्रांसमिशन, ऑलराइट, ट्रांसफर बाय कंसेंटिंग टू ट्रांसफर, कंसेंटिंग टू ट्रांसफर है इसलिए बोल रहा हूं ट्रांसमिशन, कंसेंटिंग टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ अ डिजीज मेंबर, अब जो रहे नहीं, एंड एक्विजिशंस और स्टॉपर, स्टॉपर का मतलब वही केस हमने अभी आपको बताया ना, होल्डिंग ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी हुज नेम इज एंटर्ड इन द बेनिफिशियल ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी, ऑफ कोर्स उसको भी हम क्या बोलेंगे। अब इंडिया में आपको पता है ना डिपॉजिटरी कितना है, दो ही तो डिपॉजिटरी सर, CDSL NSTL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ये दो यहाँ इंडिया में कौन है, डिपॉजिटरीज, फिर इनकी सब्सिडीज भी हैं। ये दोनों क्या करती हैं, आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर देती हैं, मतलब डिपॉजिटरी यहाँ पे डीमैटेरियलाइज कर देती है, फिजिकल ये शेयर सर्टिफिकेट्स होते हैं और फिर इन शेयर्स की ट्रेडिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो ट्रेडिंग कौन देगा, स्टॉक एक्सचेंज, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाने काम कौन करेगा, CDSL एंड NSDL। तो क्या होता है, जब भी कंपनी शेयर्स अलॉट करती है तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में इनका नेम लिख देती है NSDL, और NSDL में रिकॉर्ड में कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनका नेम चला जाता है एज ए बेनिफिशियल ऑनर। बेनिफिशियल ऑनर इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी कॉर्पोरेट बेनिफिट्स होंगे, डिविडेंड है, बोनस शेयर्स है, राइट शेयर्स है, या किसी भी तरह का बेनिफिट जो मेंबर को मिलना चाहिए वो किसको मिलेगा, मेंबर को ही। तो बेनिफिट्स तो मेंबर को मिलेगा, इसलिए बोलते हैं बेनिफिशियल ऑनर। नहीं तो कल को NSDL बोलेगा नेम किसका एंटर है, NSDL का, कहां पर, ROM में, तो किसको मिलना चाहिए सारा सारा बेनिफिट, NSDL को। बोला ऐसा नहीं है, क्लियर। चलिए आगे कहता है, and on his name being entered in the register of member of a company, also every such person holding the shares of the company and whose name is entered as a beneficial owner record of the deposit shall be deemed to be the member of the concerned company। तो क्या माना जाएगा, मेंबर है भाई। आप को डाउट यहां तक का, चलिए अब नेक्स्ट सेशन में ना हम लोग आगे फटाफट कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली मैंने कई सारी बातें तो बताई थी यहाँ पर, बट याद रखना ये सब जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ इनको प्लेन रीडिंग नहीं करनी है, हमें प्रॉपर इंटरप्रिटेशन से समझना है, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए सीधे सीधे बचेगा। प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ मेंबर, है ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, सिचुएशन बेस्ड आएगा, तो उसके लिए हमें थॉरली समझना जरूरी है, वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ऑलराइट, चलो।